स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हमारे हम कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी में आज हमारी जो कहानी है अपना अपना भाग्य कहानी है। इससे पहले भी 4 से 5-6 कहानी हम पढ़ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देखें। इसी प्रकार से हमने कहानियों को पढ़ा है, इसी लेवल में पढ़ा है जिस प्रकार से मैंने इनके नोट्स बनाए हैं। नोट्स क्या, नोट्स भी हैं और संपूर्ण कहानी भी है, लाइन बाय लाइन पढ़ाया हूँ। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल मन में रख लें कि इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ा है और जो कहानी में महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं या तथ्य हैं उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसी के अंदर कलर कर दिया है ताकि पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है, और बता दूँ आपको, जानकर बहुत हैरानी होगी या फिर जानकर भी बहुत खुशी होगी कि इससे पहले भी हम काफ़ी कहानी पढ़ा चुके हैं। नाटक भी 3 से 4 नाटक हो चुके हैं निरंतर, क्योंकि हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं और उसमें नाटक भी पढ़ा रहे हैं, निबंध हमारी क्लास हो चुकी है, कहानी भी पढ़ा रहे हैं, कविता भी पढ़ा रहे हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ा रहे हैं, मिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक क्लास सोच रहे हैं सबकी हो जाए। तो यही है, चल रहा है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखें। और फिर कहता हूँ, अगर इनके नोट्स आपको चाहिए तो इसी नवरात्र भर में आपको मात्र 249 रुपये में ही नोट्स मिल जाएंगे अगर आप नवरात्र में लेते हैं। ठीक है, नवरात्र के समय में। और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको नोट्स भेजेंगे, संपूर्ण नोट्स भेज जाएंगे। अभी तक जितनी क्लास से हो चुकी हैं वो भी, और निरंतर आगे पढ़ाता रहूँगा, भेजता रहूँगा। ठीक है, चलो। तो अपना अपना भाग्य कहानी आपको पता होना चाहिए किसकी कहानी है। ये जैनेंद्र की कहानी है। किसकी है? जैनेंद्र की कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। एक लड़के की कहानी है और कह सकते हो गरीबी की कहानी है। और इससे प्रश्न बन चुके हैं, निरंतर बनते ही रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको पढ़ें। देखो, कहानी एक भूख है। देखो, ये पहली ही लाइन बहुत अच्छी लग रही है। किसकी? जैनेंद्र का खुद का कथन है कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसका कथन है? जैनेंद्र का कथन है। अच्छा, ये जो कहानी है अपना अपना भाग्य किस संग्रह में है तो याद रखना, इनका संग्रह है वातायन। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1929 में। याद रखना, 1929 में। और किस संग्रह में? वातायन में है। किस संग्रह में संकलित है? 1900 जो है वातायन में। अच्छा, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये कहानी ये विशाल भारत पत्रिका 29 में निकली थी और संग्रह 31 में है। तो जब कई कहानियाँ हो जाती हैं तो उनको एक संग्रह कर दिया जाता है। तो इस संग्रह, ये जो समय है 1931 वाला, ये संग्रह का समय है, ना कि कहानी का। कहानी आपसे पूछे तो 1929 ही बताना है। ठीक है, तो विशाल भारत पत्रिका में अपना अपना भाग्य, याद रखना, अपना अपना भाग्य विशाल भारत पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। और कब? 1929 में। ठीक है, याद रखना, 1929 में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर याद नहीं होता किस पत्रिका में तो ऐसे बना लो कि एक दिन देखना अपना भी भाग्य बहुत विशाल होगा, JRF होगा, PhD होगा, प्रोफेसर होंगे। ठीक है, एक दिन क्या होगा, अध्यापक बन जाओगे, अच्छे पद पे पहुंच जाओगे। तो याद रखना, तो इम्पोर्टेंट है अपना अपना भाग। किस जो कहानी है किस पत्रिका में हुई थी? विशाल भारत पत्रिका में। किस पत्रिका में भैया? विशाल भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो, संग्रह देख लेते हैं। वातायन, याद रखना, वातायन संग्रह में जो 13 कहानियाँ संकलित हैं, देखिए 13 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहानियाँ हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि वातायन संग्रह में कुल कहानी कितनी है। ठीक है, तो 12 हैं। कितनी हैं? 12 हैं। देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 फिर 7 8 9 10 11 12, इसमें 13 नज़र आ रही हैं हमको। बारह ही हैं। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये संग्रह आपसे पूछा जा सकता है कितनी कहानियाँ इसमें संकलित हैं? 12। और याद रखना कौन कौन सी, एक तो है फोटोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये एग्जाम में ना पूछा जाए, भैया पूछे जाते हैं। जिस कहानी जिस संग्रह की है, ठीक है, तो वो संग्रह, उस संग्रह की अन्य कहानियाँ तो पूछी जाती हैं। अदर उस संग्रह के अलावा भी किसी अगर और कोई संग्रह है तो वो भी
पूछे जाते हैं। जाके प्रीवियस ईयर देखें फिर कुछ कहना, ठीक है। तो फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। देखो अपना अपना भाग्य वातायन में संकलित है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली में जो है अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित, चित्र और तमाशा, ये इतनी कहानियाँ किस में संकलित हैं? वातायन में संकलित हैं। किसमें भैया? वातायन में संकलित हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 13 ही हैं, सॉरी क्योंकि भाभी यहाँ नीचे था इसीलिए 13 है भैया, याद रखना। 13 कहानी इसमें संकलित हैं वातायन में, 13 है, याद रखना। 13 वेरी इंपॉर्टेंट 13 है, क्योंकि भाभी यहाँ नीचे था तो हमने कुछ ध्यान नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके और इनके अलावा और संग्रह भी हैं जयनंद के। देखो वो कौन कौन से, इसमें से देखो कौन कौन सी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। वातायन कई बार पूछी जा चुकी है, ये तो आपके लगी ही है। नीलम देश की राज की कन्या 1933, याद रखना 1933 में, यह भी पूछी जा चुकी है। और दो चिड़िया पाजेब, ये कई बार एग्जामों में आ चुकी है। कई कहानियाँ इनकी पूछी जा चुकी हैं। एक फांसी हो गई, वातायन हो गई, नीलम देश की राजकन्या हो गई, दो चिड़िया और पाजेब, ध्रुव यात्रा, जयसिंध। ठीक है, तो ये 8 संग्रह हैं। इसमें से आपको जो याद रखने हैं वो नीलम देश की राज की कन्या 1, पाजेब 2 और दो चिड़िया। ठीक है, ये 3 कहानियाँ और फांसी तो खैर ये तो याद ही रखोगे। तो 2, 4, 2, 4, 5 याद रखना है। फांसी का समय क्या है? 29, वेरी इंपॉर्टेंट है। वातायन का समय क्या है भैया? 1930। नीलम देश की राजकन्या 1933 में हुई थी। ठीक है, एक रात कब लिखी गई थी? 1934 में। दो चिड़िया 35 में, पाजेब 42 में, ध्रुव यात्रा 44 में और जयसिंध कब हुई थी? 1949 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना। देखो ये प्रतिपाद्य क्या है इसका। सबसे पहली बात, ये जो कहानी है ना भैया, मध्य वर्ग के खोखली सहानुभूति। देखो मध्य वर्ग में जो खोखलापन है, खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग्य करती है। ये बात कहाँ से है? क्योंकि इसमें देखो जो लेखक हैं, यानी जो मित्र हैं, लेखक हैं, जो कथावाचक हैं और जो मित्र हैं, दोनों लोग नैनीताल जाते हैं। ठीक है, और नैनीताल में उनको एक बच्चा मिलता है, 10 वर्षीय जो लड़का होता है, और वो ठंड से बहुत ठिठुर रहा है। सोचते हैं कि ये लोग कि हम उसकी मदद भी कर दें, ये मन में सब कुछ आता है, पर टूटे पैसे ना होने की वजह से वो उसकी मदद नहीं करते हैं और रात भर वो ठंड में, फिर सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही बात है, खोखलेपन की सहानुभूति है। सब कहते हैं मैं नहीं भैया, मैं जब आप 1 बजे रात को बुलाओगे मैं तब भी हाजिर हो जाऊंगा। उनको कभी बुला के देखना, फ़ोन ही ऑफ कर लेंगे। ठीक है, याद रखना। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है, एक बात। दूसरी बात, शिक्षित मध्य वर्ग को स्वार्थपरता, याद रखना, स्वार्थपरता को उजागर करने वाली कहानी है। शिक्षित मध्य वर्ग, याद रखना, शिक्षित मध्य वर्ग को स्वार्थपरता को उजागर करने वाली एक कहानी है। ठीक है, और गुलाम भारत को 20वीं शती के, याद रखना, 20वीं शती के नैनीताल शहर का परिवेश किया गया है। इसमें इसकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं। यह कहानी संवाद शैली में प्रयोग है। भाई बिल्कुल सही बात है। जब आता है तेरा नाम क्या है, यह है, कहाँ से आया, ये सब होता है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती कहानी है, बिल्कुल सही है। यह एक विचार प्रधान कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यह एक विचार प्रधान कहानी है। चलो, यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती, अपना अपना भाग्य। ठीक है, भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई, याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग्य किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहानी में बेरोजगारी, देखो बच्चे को बेरोजगार होता है, इसके लिए उसकी समस्या का चित्रण किया गया है। दूसरी बात, कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। अच्छा, इसमें कुछ स्थान भी आए। देखो, एक नैनीताल जो शुरुआत में ही है, और होटल डिपो नैनीताल, जहाँ पे ये लोग गए हैं, अपना ताल के किनारे बैठे उठे हैं, और वहीं का वर्णन है। होटल डिपो वहाँ का स्थान है कि जहाँ मित्र इनके जो वकील होते हैं और ये दोनों लोग रुकते हैं, वहाँ ये होटल डिपो, इसी होटल डिपो में ये लोग बुलाते हैं उस बच्चे को,
पर वो बच्चा नहीं पहुंच पाता है, रात भर उसको ठंड लगती है, सुबह सुबह जो उसकी मृत्यु हो जाती है। यही छोटी सी कहानी है। मुख्य पात्र देखो यही लड़का है जो 10 वर्ष, इसकी उम्र कितनी है देखो, उम्र याद रखना है क्योंकि उम्र पूछी जाने लगी है। सीता की उम्र पूछी जा चुकी है 10 वर्ष, ठीक है। तो उम्र कहानियों में जो जिस पात्रों की उम्र है वो उम्र को एक अलग नोट कर लें कहीं भी, ठीक है, या फिर मैं भी कभी किसी दिन कर दूंगा, अभी समय नहीं है खैर, ठीक है। अगर अपने से कर लोगे, कोई बच्चा करके दे देगा तो ये बहुत ही उसके लिए बहुत बड़ा हमारे लिए जो है उपकार होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, मगर यहाँ से पूछा जाता है कोई भी एग्ज़ाम में, यानी किसी भी कहानी की जो कोई राइटर है, जो पात्र है, उसका जो उसकी उम्र पूछ ली जाती है। लेखक याद रखना जो कथावाचक है, और लेखक का जो मित्र जो है क्या है, वकील है, ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट। चलो अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे कहानी को बहुत अच्छी तरीके से। कहते हैं बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। कोई उद्देश्य नहीं था, बस घूमते घूमते चारों तरफ घूम रहे थे और जाके एक सड़क के किनारे हम लोग बेंच पर, याद रखना स्टूल पे नहीं बैठे हैं ये लोग, बेंच पर बैठे। एंट्री का कोई भरोसा नहीं, पूछ लेंगे कि बताओ निर्दोष जब घूमे थे उसके बाद जब बैठे थे तो बैठने का स्थान क्या था, बेंच, कुर्सी या टेबल, या कहाँ पे बैठे हुए थे, या ऐसे ही ज़मीन में बैठ गए थे, तो बताना बेंच पे बैठ गए थे, ठीक है। चलो नैनीताल की इंपॉर्टेंट है, नैनीताल की संध्या, याद रखना शाम का वर्णन है नैनीताल की संध्या, यानी शाम धीरे धीरे उतरे। देखो यहाँ पे हो गया मानवीकरण अलंकार, ठीक है। आप कविता पढ़ेंगे, अध्यक्ष सिंह उपाध्याय हरिओद की ही कविता है, संध्या जो शाम उतर रही है धीरे धीरे, इसी प्रकार से कविता है। तो बताओ नैनीताल की संध्या कभी धीरे धीरे उतर सकती है, ठीक है, तो वही ढल रही है, वही बात है। रुई के रेशे से, याद रखना पंक्ति पूछी जा चुकी है कि रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। यानी बादल मंडरा रहे हैं और छू के निकल जा रहे हैं। कितना अच्छा दृश्य इन्होंने प्रस्तुत किया है, और ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, सब लाइनें पूछी जाती हैं कहानी में। हम ये कह ही नहीं सकते कि ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी लाइन उठा के पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई मानक बचा ही नहीं एनटीए का। इसीलिए उसका हमने फुल फॉर्म अलग से निकाल के रखिए। एनटीए का एनटीए, नींद नहीं, टाइम नहीं, आराम नहीं, ठीक है, याद रखना। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी नीले दिखते हैं, कभी सफ़ेद, याद रखना ये जो बादल हैं इनको नीले और सफ़ेद दिख रहे हैं, और फिर देर में अरुण पड़ जाते हैं। अरुण मतलब थोड़ा हल्की सी लाल भी होती है, उसी को कहते हैं अरुण। अरुण पड़ जाते हैं, वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। यानी कौन खेलना चाह रहा है, बादल। ये कहानी जो है कहानीकार बताना चाहता है। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको कलर किए हैं यही से एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। आप प्रीवियस उठाएंगे तो यही से पॉइंट आपको नज़र आएंगे कि पीछे हमारे पोलो, याद रखना कौन सा मैदान है, पोलो वाला मैदान पहला था। सामने अंग्रेज़ों का क्या था, प्रेमोदग्रह था। सुहावना, याद रखना सुहावना था, और रसीला बाजा बज रहा था। और उसी पार्श्व में था वही श्रम में अनुपम नैनीताल। याद रखना नैनीताल की विशेषताएं आपसे पूछा जा सकता है, तो जो पूछा जा सकता है तो बता देना श्रम में, और क्या है, अनुपम, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ताल में किस्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई, एक दो, याद रखना यहीं से इंपॉर्टेंट ये कथन पूछा जा सकता है कि एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रहे थे। वहीं कुछ अंग्रेज एक देवी सामने प्रस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट तोड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले, याद रखना क्या था, बंसी डाले साधर्य एकाग्र एकस्ठ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। बंसी डाले हैं, साधर्य है, धैर्य के साथ हैं, एकाग्र चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है, एकस्थ हैं नहीं और एक निष्ठ हैं, ठीक है, सब लोग मिलजुल के खड़े हुए हैं। पीछे याद रखना पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। ये पॉइंट पूछा जा चुका है, ठीक है, ये पॉइंट पूछा जा चुका है, प्रीवियस उठा के देखें। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। कौन सा खेल खेल रहे थे बच्चे, हॉकी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे भैया,
हॉकी खेल रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। शोर, मार पीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आग की चिंता, ये देखो ये भी कथन पूछा जा चुका है कि उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे और वे शुद्ध की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। समझ रहे हो? सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना ओर था ना छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सज कर सामने से इकट्ठा निकला चला जा रहा है। कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी कथन पूछा जा चुका है, पर वहाँ पे कथन उल्टा था, याद रखना, इसीलिए गलत हुआ था। अब ये भी लाइन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कथन वहाँ उल्टा भी पूछ लिया जाता है पर वो कथन गलत हो जाता है। ये कथन है एग्जाम में जो ऑप्शन में, पर ये गलत है कि अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की आग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दो मिलाना सीखे हैं। यहीं से कथन आया था, बस यहाँ ऐसे आया था कि अधिकार गर्व में तने अंग्रेजों के पास घोड़े थे। यहाँ से उठाया था लाइन, इसीलिए कथन गलत हो गया था। इसी प्रकार से और कथन एक पूछा गया था, उससे अन्य गद्य विधा से, ठीक है, जो आगे की रचना है, कौन सी रचना है वो, उसी रचना से जो है एक लाइन पूछी गई थी, तो बस लाइन को उल्टा कर दिया था उन्होंने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे। लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे एकदम, ठीक है, बच्चे थे और पीली पीली, याद रखना कैसे पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे, याद रखना, अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को आपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ी पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़ी भी फटकार सकती थी। वे दो, याद रखना, वे दो, तीन, चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। ठीक है, वर्णन है, याद रखना। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी, याद रखना, ये देखो ये भी पूछा जा चुका है कि उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज और स्त्रीत्व भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी धरती में आंख गड़े कदम बढ़ रही थी। ठीक है, इतना प्रकृति वर्णन अच्छा किया है। इसके साथ ही कि भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन के खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजवा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटियों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। समझ रहे हो? वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला था। ये कथन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट यहाँ से कि वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। ठीक है, घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए और मनुष्यों का वह ताता एक कर छीड़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। याद रखना, एक दो ही लोग थे जो सड़क पर छतरी निकाल करके आगे बढ़ रहे थे। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई कि हमारे ओवरकोट भीग, याद रखना,
ओवरकोट पहन के गए थे। पीछे फिर कर देखा, यह लाल बर्फ़ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली, याद रखना, बिजली की रोशनियां दीप मालिक सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयाँ तारों से जान पड़ती थी। ठीक है, याद रखना, ये इनका वर्णन ही खतरनाक है और कुछ नहीं है। इस कहानी में कहानी में थोड़ी छोटी सी कहानी है, बस इसका प्रकृति वर्णन देखते रहना, लाइन को देखते रहना। कोई भी लाइन वहाँ पूछ लेता है कि हमारे देखते देखते घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियाँ मानो मर गई हों, जगमगाहट लुप्त हो गई हो। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी ना दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेद में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भय सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप कर रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। वह वृहदकार शुभ शून्य में कहीं से 11, याद रखना, 11 बार टन, कितनी बार? 11 बार टन हो उठा। जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला, याद रखना, रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला था। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, हमारा होटल आगे था। ठीक है, यहाँ अभी देखो इतनी खतरनाक है। अभी कहानी हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? अभी आगे कहानी शुरुआत होगी। ठीक है, यहाँ से ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे, हमारे ओवरकोट भीग गए थे, लेखक बता रहा है। ठीक है, बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। एक जो कोट पहन के गए थे और कंबल ओढ़े हुए थे। अब भाई नैनीताल की ठंड क्या कहना। चलो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। ये देखो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। कहाँ बेंच पड़ी हुई थी भैया? ताल के किनारे। कहाँ? ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मेरा जी बेचैन हो रहा था। जो है झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर गर्म बिस्तर में छिप कर सोना चाहता था। पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज ना था। उन्होंने कहा, ये देखो मित्र का कथन है, आओ जरा यहाँ बैठो मेरे पास में। तो वही वाली बात इन्होंने कही है कि हम उस चूते हुए कोहरे में रात के ठीक, याद रख रहा है कितने बजे, समय क्या हो रहा है? 1 बज रहा है। 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ़ से ठंडी हो रही लोहे की, याद रखना, लोहे की बेंच पर बैठ के। बेंच कैसी थी? यानी लकड़ी की थी। बहुत अच्छी बात है, लोहे की बेंच थी। ये देखो इम्पोर्टेंट है, किसकी थी बेंच? लोहे की बेंच थी। कैसी बेंच थी भैया? लोहे की बेंच थी। 5, 10, 15 मिनट हो गए। कितने? याद रखना यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। इम्पोर्टेंट। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कोड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या आ रहा है। ये देखो इम्पोर्टेंट बातें हैं। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत, देखो ये इम्पोर्टेंट है, एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई।
3 गज की दूरी से, याद रखना कितनी गज की दूरी से, 3 गज की दूरी से। भैया कितनी, 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला रहा है, नंगे पैर हैं, नंगा सिर है। एक मैली सी, ये देखो कथन पूछा जा चुका है, एक मैली सी कमीज लटकाए पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला ना पिछला, ना दायां है ना बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन रखना, पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 वर्ष, याद रखना उम्र देखो 10 वर्ष का होगा, गोरे रंग का। देखो अब इसके लड़के के भूलिया देख लो, गोरे का रंग, गोरा रंग है पर मैल से काला पड़ गया है बच्चा। आँखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। ना नीचे की धरती, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं इसकी, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। यहाँ से ये कथन पूछा जा सकता है, जो कि 3-4 बार आप इम्पोर्टेंट लिखें यहाँ पे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी कि मित्र ने आवाज़ दी उस लड़के को, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तो कहाँ जा रहा है बच्चे से? उसने अपनी सोनी आंखें फाड़ दी, ऐसे ऐसे। दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? उस बच्चे से पूछ रहा है। बालक मौन, मूक मतलब ना बोलना कुछ, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? बच्चे से पूछ रहे, कहाँ सोए हो भैया? यहीं कहीं। कहा कल कहाँ सोए रहा? दुकान पर। कहाँ? दुकान पर वो सोता है कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं सोए? जो सोए नौकरी से हटा दिया। वाह अच्छी बात है। क्या नौकरी थी भाई तुम्हारी? सब काम 1 रुपया और झूठा खाना। ये देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। क्या सब काम था, यानी कोई जो भी काम दो वो करेंगे और 1 रुपया मुझे दे देना और झूठा खाना मुझे मिल जाता था। चलो अच्छी बात है। फिर नौकरी करेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बाहर चलेगा? हाँ बिल्कुल। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा ना? कोई चांस नहीं। यूँ ही सो जाएगा? हाँ भैया मजबूरी है। कहाँ? यहीं कहीं, देख लिया जाएगा। इन्हीं कपड़ों में बालक फिर आंखों से खोलकर मुँह खड़ा रहा। आंखें मानो, ये इतने मुझे अच्छा कथन लगा कि लग रहा है कि पूछा जाएगा। आंखें कहती हैं, वही है कि आंखें मानो बोलती थी, या भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। ये क्या पूछने वाली बात तुम कह रही यार, सोचने वाली बात। माँ बाप है? हाँ बिल्कुल है। कहाँ? 15 कोस दूर। याद रखना 15 अगर गुणे 3 करते हैं तो निकल के आता है, अभी तक हमारी समझ में 45, यानी 45 किलोमीटर दूर और 15 कोस दूर। याद रखना। इनके उस लड़के के माता पिता कितनी दूरी पर रहते थे वहाँ से? तो जो है 15 कोस यानी 45 किलोमीटर। तो भागा या? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन, यानी संख्या नहीं है यहाँ पे, ये बात याद रखना। कई छोटे भाई बहन हैं और उससे भाग गया। वहाँ काम नहीं, देखो कथन इसका है बच्चे का, वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो उस लड़के के साथ जो उसका साथी था, उससे बड़ा था या छोटा था? बड़ा था। कहाँ गया? मर गया। अच्छा क्यों मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया, यानी नौकर मालिक ने मारा था, मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील होटल के ऊपर के कमरे में उतर कर आए। कश्मीरी, देखना क्या लपेटे हुए थे? कश्मीरी दोसाला लपेटे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, सुर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही भी थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। अच्छा कहाँ से लाए भैया इसे, आप जानते हैं? हाँ जानता क्यों नहीं हूँ, या बेईमान नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी लाइन लगी कि जानता तो हूँ पर ये बेईमान नहीं हो सकता है। अजी ये कथन याद रखना वकील का है, याद रखना वकील का कथन है, ये
इम्पोर्टेंट है जो होटल में गए थे जिनके यहाँ लेके गए हैं कि अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे ने गुल छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो ले जाओ, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। लोग समझा रहे हैं उनके मित्र, आप भी जी बस खूब है, अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह जो है कुछ ना कुछ लेकर चला जाए, चंपत हो जाए, बेकार की बात है। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं, माने क्या खाक। आप भी जो अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं और वे 4 रुपये, याद रखना कितने, 4 रुपये के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने छटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला। मित्र ने, जो कथावाचक के मित्र हैं, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है, इस खाने के लिए कुछ, इसे कुछ खाने के लिए देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, याद रखना ये लाइन किस भाषा में कही, इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में कहा मगर 10-10 के नोट हैं। याद रखना अंग्रेजी में कहा था मगर 10-10 यानी 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखें। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठती थी, यानी बहुत सर्दी थी, जो है कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब, मैंने कहा 10 का नोट ही है, दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे और कहा, क्या कहा कि अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन पूछा जा सकता है। दो तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है, देखो वो उनसे आगे हैं। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले कि अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। अच्छा ठीक, याद रखना होटल डी पब में कितने समय बुलाते हैं, 10 बजे। याद रखना 10 बरस का लड़का और 10 बजे ही उसको बुलाते हैं, याद रखना। हाँ कुछ काम देंगे हुजूर, हाँ बिल्कुल ढूंढ दूंगा कोई ना कोई। तो जाऊँ, हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा कि कहाँ सोएगा, यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रगति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। याद रखना ये कथन इम्पोर्टेंट है कि यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करेंगे हम लोग। उदास होकर मित्र ने कहा, क्या कहा है कि स्वार्थ जो कहें, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई कहो, कुछ भी सोच सकते हो। ये कथन आप देखो कि दूसरे दिन नैनीताल, याद रखना नैनीताल, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का बेटा था। याद रखना किसका बेटा था वो, दुलारे का बेटा। वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर और खुशी खुशी ख़त्म कर चलने के हुए उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। सोच के देखो, अगर ये रात में ये लोग इसको सुलाने की व्यवस्था कर देते तो ये बच्चा बच जाता। अब ये जो कथन है आपसे, यहाँ से 2 कथन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ना बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके लिए छोड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। सोच के देखो, इतनी ठंड, मानो दुनिया की क्या कथन दिया। ये कथन पूछा जा चुका है, उठाओ जो प्रीवियस पेपर में, यहीं से। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने, याद रखना यहाँ से, प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कथन। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। ठीक है, अगर कहानी समझ में आई हो, पसंद आई हो तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और
कमेंट करना ना भूलें। आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, फिलहाल अच्छी बात नहीं है, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप खुद स्वतंत्र हम समझते हैं। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जिस किसी को भी नोट्स चाहिए इस नंबर पर संपर्क करें 97 21 56 58 और 75। अभी ऑफ़र चल रहा है नवरात्र में, 249 रुपये में दे दूंगा। अब अभी तक जितनी क्लासें हुई सबके नोट्स, और इसी प्रकार के नोट्स बनाए हैं मैंने, और कविता, कहानी, नाटक, निबंध, सब चीज़ के। ठीक, उपन्यास नहीं होता कि अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बहुत जल्द, क्योंकि नोट्स ज़रूर अपने पास रख लें, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।